तो रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस को देखिए कि भारत के खिलाफ जहर वाली साजिशों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये जहर वाली साजिश आप समझ लीजिए तभी से शुरू हो गई थी जब बांग्लादेश में कुछ वक्त पहले मोहम्मद यूनुस की कट्टरपंथी सरकार ने ये ऐलान किया था कि जो बांग्लादेश में मुस्लिम हैं उनको तो हम राशन देंगे रमज़ान में, लेकिन हिंदुओं को कुछ नहीं देंगे। वो जो दिमाग का जहर था वो उसी वक्त सामने आने लग गया था मोहम्मद यूनुस का। लेकिन अब देखिए बॉर्डर पर भी जहर वाली साजिश रच रहे हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं इस वक्त। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जे.एस. सोढ़ी साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त साथ में जुड़े हैं, और शोएब चौधरी साहब बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त साथ में हैं। आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सोढ़ी साहब जय हिंद। रोहित जी। सोढ़ी साहब, जैसा कि हम देख भी रहे हैं अगस्त के बाद से किस तरह की चीजें बदली हैं बांग्लादेश में, और साम दाम दंड भेद ऐसा कोई प्रयास नहीं होगा जो मोहम्मद यूनुस ने ना किया हो भारत के खिलाफ, लेकिन हर बार मुंह की खानी पड़ी है मोहम्मद यूनुस को। इसीलिए अब नार्को टेररिज्म की ओर मोहम्मद यूनुस का जो चक्कर है वो घूमा है, और इसलिए पिछले कुछ वक्त से जो भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है वहां पर बड़ी खेप नशे की पकड़ी जा रही है, और इसी जहर प्लान की आज मैं बात कर रहा हूं। रोहित जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं, विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 2007 में भारत में 2 करोड़ लोग थे जो कि अवैध ड्रग के एडिक्ट थे। 15 साल बाद 2022 के आंकड़ों में ये देखा गया कि ये 2 करोड़ लोग बढ़ के 10 करोड़ हो गए थे। ये मैं बात कर रहा हूं 3 साल पहले 2022 की। हर साल प्रति साल भारत में ड्रग एडिक्ट्स की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। महज 15 साल में वो 5 गुना हो चुकी है 2007 से 2022, जिसके आंकड़े मैंने अभी बताए। 5 अगस्त पिछले साल से पहले, जब तक शेख हसीना बांग्लादेश में सत्ता में थी, तब बांग्लादेश से ड्रग्स बहुत कम मात्रा में आता था, क्योंकि भारत में जो अवैध ड्रग्स थे वो नॉर्थ ईस्ट से या पाकिस्तान से बहुत बड़े पैमाने पे आते थे। लेकिन सब कुछ बदला पिछले साल 5 अगस्त को, जब शेख हसीना की सरकार को भागना पड़ा बांग्लादेश से। उसके बाद जिस तरह से हमने बांग्लादेश में कार्रवाइयां देखी हैं जो कि पूरी तरह से भारत विरोधी हैं, और इसी दौरान बांग्लादेश से ड्रग्स का भी बहुत बड़े पैमाने में भारत में इन्फ्लक्स हो गया है। तो ये वाकई में बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि ड्रग्स एक ऐसी चीज है जिससे कि लोगों को उस लत में लगाया जाता है और आस्ता आस्ता वो देश अंदर से खोखला होता जाता है। तो अब हम पूरी तरह से उन देशों से घिर चुके हैं जहां से बड़े मात्रा में अवैध ड्रग्स भारत में आ रहे। जी शोएब भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं, और आपकी खासियत यह है कि बड़ा खुलकर आप सारी चीज़ों को बोलते हैं। यूनुस राज में जिस तरीके की साजिशें हुई हैं, चाहे वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो, भारत के खिलाफ हो, आपने हमेशा बड़ी बुलंद आवाज़ के साथ उसको बोला है। मैं चाहूँगा कि ये जो नार्को टेररिज्म फैलाने की कोशिश हो रही है मोहम्मद यूनुस की, मुझे लगता है कि अकेले तो यूनुस उसमें होंगे नहीं। जो अब आजकल जो यार बना हुआ है मोहम्मद यूनुस का पाकिस्तान, उसकी मिलीभगत जरूर होगी इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई, और कर्नल साहब को भी मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, ये जो आपने पैकिंग के पैटर्न देखिए, ये जो गांजा का पैकिंग हुआ है, ये इसे लगता है कि वो स्किल हैंड से पैकिंग किया हुआ है, और ये है पाकिस्तानी आईएसआई और यूनुस की नार्को जिहाद। आपने जो कहा रमजान के पाक महीने में, हाँ, रमजान के पाक महीने में ये लोग नार्को जिहाद चला रहे। अभी गांजा पकड़ गए, कोकीन भी जा रहे भारत के अंदर। आप तो जानते हैं पाकिस्तान ये जो सामान भेज रहे हैं, चावल या चीनी, इस सबके अंदर में कोकीन है। सो इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग कि यूनुस तो ना सिर्फ भारत के ऊपर जो आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे, ये ड्रग्स भी भेज रहे। एविडेंस, आप पैकिंग पैटर्न देखिए, ये कोई मामूली लोगों की पैकिंग है नहीं सुमित भाई। इट्स वेरी स्किल मैन। कर्नल साहब यहाँ है, वो भी कहेंगे जरूर। सो ये गांजा भेज रहा है, ड्रग्स भेज रहा है, और ये तो नार्को जिहाद। ये पाकिस्तानी आईएसआई के और अफगान जो ड्रग लॉर्ड्स है, ये लोग कहते हैं कि कोट काफिर के घर में ड्रग्स भेजो, उसको बर्बाद करो, इट इज नार्को जिहाद। तो भारत को यूनुस की जंग जिहादी राज ने दो तरफ
in the two ways they are attacking Bharat. One is militarily, weapon, etc., terrorism. अभी drugs भी आ गई. So this is very dangerous incident. और इसको आप अगर कहते हैं कि फेंसिंग करना पड़ेगा बॉर्डर को, जरूर फुल फेंसिंग करना पड़ेगा. इसके साथ साथ ये जो चीज है सुमित भाई, दिस थिंग शुड कम टू द इंटरनेशनल मीडिया. भारत का आवाज उठाना है, दुनिया को कहना है कि देखो ये तुम्हारे कठपुतली डीप स्टेट की, पाकिस्तानी आईएसआई की, ये क्या कर रहे हैं भारत को बर्बाद करने की. ये तो वन काइंड ऑफ वॉर अगेंस्ट भारत मैं कहूंगा सुमित भाई. और इसको कोई हल्के तरीके से देखने का कोई मौका ही नहीं. It has to be taken very seriously, and very serious action should be taken against Yunus and his Jangi Jihadi associate and Pakistani ISI. अच्छा कर्नल सोढ़ी, इसीलिए क्या जो बांग्लादेश के फिलहाल तो सभी कुछ हैं मोहम्मद यूनुस, इसलिए उनको मिर्ची लग रही थी जब बॉर्डर पर फेंसिंग की बात भारत कर रहा था, जो एक बड़ा टुकड़ा जो फेंसिंग से रह गया है, तो हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित और मजबूत कर रहे थे इसी डर की वजह से. और इसीलिए शायद बीजेपी को भी मिर्ची लग रही थी और मोहम्मद यूनुस को भी मिर्ची लग रही थी, जो उस पर आपत्ति कर रहे थे. बिल्कुल रोहित जी, देखिए जब इतनी अच्छी फेंसिंग आती है, जैसे हमने भारत के पाकिस्तान के बॉर्डर पे देखिए, ये फेंसिंग एक नॉर्मल फेंसिंग नहीं है. और जहां पे ये फेंसिंग है, मैं कई बारी वहां पोस्टेड हो चुका हूं जब मैं सेना में सर्विस में था. ये फेंसिंग को तोड़ने के लिए बहुत ताकत, बहुत हिम्मत चाहिए होती है. ये नॉर्मल घर की फेंसिंग नहीं है. और इस फेंसिंग जब ये बनती है तो डेफिनेटली चाहे ड्रग्स का इन्फ्लक्स हो, चाहे अवैध इमिग्रेंट्स का इन्फ्लक्स हो, चाहे आतंकवाद आना हो, उससे एक भारी गिरावट तो होती है. और यही कारण है कि जब भारत ने फेंसिंग शुरू की उन इलाकों में जहां पे भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं है, तो बांग्लादेश से काफी आपत्ति आई, काफी हमने देखा कि टेंशन बढ़ी दोनों देशों के बीच में. क्योंकि बांग्लादेश सरकार जानती है कि अगर ये फेंसिंग पूरी तरह से भारत और बांग्लादेश के 4096 लंबे किलोमीटर बॉर्डर पे आ गई, तो बांग्लादेश के जो नापाक मंसूबे हैं, जिसे पूरी तरह से पाकिस्तान और चीन समर्थन कर रहा है और उसमें आग लगा रहा है, वो मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे. और इसीलिए बांग्लादेश हर मुमकिन कोशिश करता आया है और कर भी रहा है अभी भी, कि भारत किसी तरह से बांग्लादेश बॉर्डर पे पूरी तरह से फेंसिंग नहीं करे. तो ये सारी चीजें वो पाकिस्तान से इनहेरिट कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है शोएब भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है मोहम्मद यूनुस को कि वो जिसका पल्लू पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं मोहम्मद यूनुस, जरा उसका चेहरा तो देख लें. उस पाकिस्तान की क्या हालत है, उस पाकिस्तान की क्या हैसियत है. अब दुनिया में आतंक बांटने वाला पाकिस्तान देखिए खुद किस तरीके से अब वहां पर आतंकी हमले हो रहे हैं. पिछले 4-5 दिन में देखिए पेशावर में, क्वेटा में, फिर कल बन्नू कैंट इलाके में, और लेकिन उसका पल्लू पकड़ा हुआ है. समझ में नहीं आ रहा कि अगर नहीं सुधरे तो एक दिन जैसा हाल पाकिस्तान का, बांग्लादेश को भी वैसे ले जाएंगे. तो देखिए यूनुस तो बांग्लादेशी है नहीं ना, इसके पास दो मुल्क की पासपोर्ट है. ये इस अमेरिका में है, उसका 2 अपार्टमेंट से फ्रांस में भी है. तो यूनुस को यहाँ भेजा है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरह एक बर्बाद मुल्क बनाने के लिए, ये बर्बादी मिशन कामयाब करके यूनुस तो भाग जाएगा. यूनुस तो बहुत ही खुश है कि पाकिस्तान जैसे बर्बाद है, वो उसके सामने एक मॉडल है, और पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश को बर्बाद करना है, तबाह करना है. तबाह करके वो चला जाएगा. वो तो बांग्लादेशी सिटीजन भी नहीं है, और ये तो अभी क्या कह रहे हैं, ये तो मिशन में है. दिस इज हिज मिशन, वेरी डेंजरस. इसके साथ एक और इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ सुमित भाई आपसे, कि आपने अभी कहा कि ये चावल दे रहे फ्री में, हिंदुओं को नहीं देगा रमजान में. बांग्लादेश के जेल में जितने हिंदू है और नॉन मुस्लिम है, इन लोगों को रमजान के महीने में दिन में खाना नहीं दे रहा है. आप क्या कहेंगे इसको? Non-Muslims in the prison, they are not getting food because of Ramadan. तो ये तो नफरत दिखाता है ना, ये तो नफरत दिखाता है हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के प्रति कि हाँ देखो मैं तुमसे नफरत करता हूं. ये तो यही मतलब है सीधा. एकदम. ये तो यूनुस तो खुले आम हिंदुओं की दुश्मन है. आप देखिए दुनिया के कहीं जेल में ऐसा पाकिस्तान के जेल में भी नहीं है कि हिंदुओं को रमजान में खाना नहीं देता है. हिंदू प्रिजनर्स इंक्लूडिंग योर चिन्मय कृष्ण दास, हमारे जो है चिन्मय कृष्ण दास जो इस्कॉन की मॉन्क है,
किसी को खाना नहीं मिल रहा है रमजान के महीने में। आप क्या है मैंडेटरी, आपको रमजान में आपको भूखा रहना पड़ेगा। इट्स वेरी डेंजरस इंसिडेंट। लड़कियों को, औरतों को कह रहे हैं कि घर से मत निकालो, शॉपिंग सेंटर्स बंद, खाने बेचने वाला दुकानें बंद, और ये भी कह रहा है कि जो मुंह से गणतंत्र, जनतंत्र या डेमोक्रेसी का शब्द आता है वो दोज़खी है। माइक लगा के कह रहा है, माइक लगा के, सॉरी। तो आप क्या समझेंगे इसको? ये पाकिस्तान से भी बदतर हालत है बांग्लादेश का। वेरी डेंजरस सिचुएशन सुमित भाई, ये तो बहुत बड़ा एक्सपोजर है कर्नल सोढ़ी, मतलब कि इस तरह का बर्ताव वो भी रमजान के महीने में। हमको तो इतनी जानकारी थी कि भाई मुस्लिमों को राशन बांटा, लेकिन हिंदुओं को कहा तुमको कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। अब तो ये तो बहुत बड़ा एक्सपोजर है। खुद बांग्लादेश में बैठे हैं शोएब भाई और इस चीज़ को खुलासा कर रहे हैं कि जेलों में इस तरह का सुलूक हो रहा है। मतलब नफरत किस कदर भरी हुई है, जिसकी बात करते हैं मोहम्मद यूनुस अभी पिछले दिनों कह रहे थे कि अच्छे संबंध रखने के अलावा कोई विकल्प ही हमारे पास नहीं है। दैट मीन्स कि सब हवा हवाई आई वॉश है। रोहित जी, जब भारत में कोई भी त्योहार होता है तो कोई भी भारतीय नागरिक उस त्योहार में 4 और अच्छे काम करता है, क्योंकि तभी तो उस त्योहार की मान्यता बढ़ती है, तभी वो त्योहार का जो यूटिलिटी है इंसानियत के लिए वो सामने आती है। हम देखते हैं हमारे इतने बड़े त्योहार आते हैं भारत में, हर भारतीय नागरिक कोई ना कोई कार्रवाई करता है जिससे कि इंसानियत पे भरोसा और उठे, कोई दान करता है, लोगों की मदद करता है। लेकिन ये चीज बांग्लादेश में क्यों नहीं हो रही है? जैसे शोएब साहब ने सही बताया कि अगर मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश के जेलों में मुस्लिम और हिंदू जो कैदी हैं उनमें एक फर्क कर रही है और हिंदू कैदियों को खाना नहीं दे रही है, ये क्या एक शर्मनाक बात नहीं है? क्या जिस धर्म को मोहम्मद यूनुस मानते हैं, क्या वो धर्म इस चीज की इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं देता है। ये मोहम्मद यूनुस की कट्टरपंथी है, ये उनके मंत्रियों की कट्टरपंथी है कि वो गलत चीज कर रहे हैं, अपने धर्म के खिलाफ कर रहे हैं। और इस चीज का जो खामियाजा होगा वो बांग्लादेश आने वाले समय में बहुत देखेगी। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि जब भी किसी देश के अंदर लोगों के बीच में इतना बड़ा डिवाइड होता है, उसका खामियाजा देश भुगतता है। आज सुबेरे इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेथ ने अपनी रिपोर्ट जारी की कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले क्यों हुए। उसमें एक जगह उन्होंने साफ लिखा है क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वहां के लोगों के बीच में एक बांट की थी, उसकी वजह से जो इजरायली समाज था वो बट चुका था। मेरे कहने का मतलब है मोहम्मद यूनुस को अपने देश चलाने के लिए चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बांग्लादेशी, उन्हें इकट्ठा करना चाहिए। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा रोहित जी जी। आपका अंतरराष्ट्रीय चैनल है, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग रोज देखते हैं, बांग्लादेश में करोड़ों लोग आपके चैनल को देखते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बांग्लादेश के युवाओं को एक मैसेज देना चाहूंगा, संदेश देना चाहूंगा। आजकल के युवा पीढ़ी किताबें कम पढ़ती है, व्हाट्सएप की चीजें ज्यादा देखती हैं। तो मैं बांग्लादेश के युवाओं से एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है द ब्लड टेलीग्राम, जो गैरी बास ने लिखी है। उस किताब में इस लेखक ने इतनी अच्छी तरह आंकड़ों के साथ बताया है किस तरह से पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में आतंक मचाया था। और आज यही बांग्लादेश है जो पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गया है। क्या बांग्लादेश के लोगों को यह नहीं समझ आ रही कि जिस पाकिस्तान ने 50 साल पहले उनकी बर्बादी की थी, लाखों बांग्लादेशियों को मारा था, क्या वो ये हरकत कुछ साल बाद दोबारा नहीं कर सकता जब उसका पकड़ बांग्लादेश पे और बढ़ेगी? ये बांग्लादेश के युवाओं को सोचना होगा, क्योंकि किसी भी देश का जो भविष्य होता है उस देश के युवाओं के ऊपर निर्भर होता है। तो आज समय है बांग्लादेश के युवाओं को सोचने का, क्या उनका देश सही रास्ते पे जा रहा है या नहीं। ठीक है, क्योंकि सीधे तौर पर मैं अगर कहूं तो अगर इसको अभी नहीं रोका, इस नार्को टेररिज्म को, तो कहीं ना कहीं